नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार पुनः सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास क्रम आगे बढ़ाएंगे। आज हिंदी के बारे में हमने कल सामान्य से जानकारी देखी थी कि किस तरह से हिंदी भाषा ने सुरम्य घाटियों को पार करते हुए अपना स्थान स्थापित किया है या प्रतिस्थापित किया है। आज देखेंगे हिंदी का विकास क्रम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली भाषा हमारी थी संस्कृत। संस्कृत से फिर आती है पाली की बात। तो पाली, फिर पाली के बाद में हमने पढ़ा था प्राकृत। प्राकृत के बाद में बात आती है अपभ्रंश की। ठीक है, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद में हिंदी। तो यहाँ तक हम किस तरह पहुँचे, किस तरह से हिंदी भाषा ने इन सुरम्य घाटियों को पार करते हुए यहाँ पर अपना स्थान स्थापित किया है। अब पहली बात तो ये कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। पहला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, कौन सा प्रश्न बनेगा? पहला प्रश्न यहाँ पर कि हिंदी का सही विकास क्रम बताइए। हिंदी का क्या हुआ? हिंदी का सही विकास क्रम। सही विकास क्रम क्या होगा? ठीक है, पहला प्रश्न ये। तो हिंदी का विकास क्रम ये है हमारा, ये देख लीजिए कि किस तरह से हिंदी यहाँ पर पूछ। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि हिंदी की आदि जननी क्या? हिंदी की आदि जननी मतलब आदि जननी कौन सी भाषा है? आदि जननी कौन सी भाषा है? दूसरा प्रश्न ये हो जाता है। देखिए यहाँ पर हिंदी है। अब हिंदी, तो हिंदी आदि का मतलब होता है, हमने कल आदि कवि के बारे में बात की थी। तो आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। क्या होता है? आदि का अर्थ होता है प्रथम या प्रारंभ। तो प्रथम हमने देखा, तो यहाँ पर प्रथम क्या देखने को मिल रहा? हमें प्रथम देखने को मिल रहा संस्कृत। तो हमारा यहाँ से सीधा सीधा जवाब हो जाएगा या उत्तर हो जाएगा हमारा कि संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? जननी कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा है? तो यहाँ पर हिंदी की जननी के संदर्भ में हम बात करेंगे तो इसका उत्तर होगा या तो आप अपभ्रंश, ऑप्शन में अपभ्रंश हो तो अपभ्रंश लगाएंगे, और ये अपभ्रंश ना है और अवहट दिख रहा है तो अवहट बिल्कुल आपका सही होगा। तो ये दो इसके उत्तर हो जाएंगे। अब एग्जामिनर आपसे एक ही ऑप्शन में देगा, या तो अवहट दे देगा या फिर अपभ्रंश दे देगा। तो ये होगी इसकी जननी। तो इस तरह से यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। अगला है कि जो संस्कृत भाषा है हमारी, संस्कृत, तो चौथा प्रश्न यहाँ से बनता है। तो संस्कृत भाषा को आर्य भाषा की संज्ञा दी गई है। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा? आर्य भाषा कहा जाता है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर यह हो सकता है हमारा कि प्रथम देशज मतलब देश में ही जन्मी भाषा कौन सी है? प्रथम देशज यानी देश में जन्मी देशज भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा पाली भाषा। पाली भाषा इसका सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा हिंदी का विकास क्रम, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब आगे बात करते हैं कि हिंदी के बारे में हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अब ये हिंदी यहाँ से किस तरह से आगे बढ़ती है। तो पहली बात तो हम देखेंगे कि हमारा राजस्थान गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ये वाला भारत के संदर्भ में, भारतवर्ष के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भारत के पश्चिम में ये पूर्व है, और ये वाला है पश्चिम। तो पश्चिम में राजस्थान गुजरात से सटा हुआ एक नीली लाइन दिख रही होगी आपको, यदि आप मैप में देखोगे इसे, तो यहाँ से ये जो है सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सिंधु नदी है।
अब सिंधु नदी के ऊपर रावी, झेलम, व्यास, त्रस्तता, ये तीन चार नदियां आपको ऊपर देखने को मिलती हैं इससे लगी हुई। अब सिंधु नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, इसे ईरानी, किसकी बात हो रही? ईरानियों की कि सिंधु नदी को ईरानी यानी फारसी भाषा में साको, किसको? साको। ये वाला सा जो है, जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो ये दंत सा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, सा दंत, ठीक। और ये जो हा है, ये सा हा में बदल जाता है। ये सा हा में बदल जाता है। जो सिंधु नदी थी, ये सिंधु हिंदू में कन्वर्ट हो गया। किस तरह से? इन्होंने सा को हा में बदला, और ये जो धा था, इस धा को इन्होंने दा में, इनको सही उच्चारण नहीं पता था धा का, तो इन्होंने धा को धा में, ये धा को दा में बदल दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हिंदू शब्द का निर्माण होता है। फिर हिंदू शब्द से फिर आगे हम बात करते हैं कि हिंदू शब्द से हिंदी कैसे बनी होगी। हिंदू शब्द से तो हिंदू को पहले दो भागों में विभाजित करते हैं। इसका सामान्य सा अर्थ क्या होता है, अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हिंदू है, तो ये बना है हिन प्लस दू, हिन प्लस दू। तो ये वाला दू यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, बाकी ये है दू। तो हिन यानी होता है हनन करने वाला। क्या होता है? हनन करने वाला, ठीक है। यहाँ पर हिन का मतलब होता है हनन करने वाला, और दू का मतलब होता है दुष्टों का। किसका? दुष्टों का। तो इसका सामान्य अर्थ हो जाएगा हमारा कि दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात आती है। अब हिंदू से किस तरह हिंदी बनी? हिंदू है, हिंदू, तो हिंदू में फारसी भाषा का, किसका? फारसी भाषा का संबंध कारक ई प्रत्यय लगने पर हिंद शब्द हिंदी बनता है। पहले था हिंदू, फिर हिंदू से हुआ हिंद, और हिंद से बना हिंदी। तो इस तरह से हिंदी आती है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि फारसी लोग सा को हा में बदल जाता है। देखते हैं, जैसे है सप्ताह को हफ्ता, ये जो सा है ये हा में फिर बदल गया। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं असुर, तो असुर को ये बोलते हैं आहुर। तो ये जो सा है फिर कन्वर्ट हो गया हा में। और सिंधु देखा हमने, सिंधु है तो ये हो गया हमारा हिंदू। तो इस तरह से जो फारसी या ईरान के लोग थे वो सा को हा बोलते थे। तो इस प्रकार हिंदू शब्द बनता है सिंधु। और सिंधु नदी के किनारे जो लोग निवास करते थे, सिंधु नदी के किनारे, जैसे हमने अभी देखा, सिंधु नदी के किनारे हमारे भारत के पश्चिम की बात हो रही, जहाँ पर सिंधु नदी भी प्रवाहित हो रही है, बह रही है, उसमें उसके किनारे बसने वाले लोग, इनको सिंधुवासी कहते थे। तो सिंधुवासी हिंदू हो गए।
अब बात करते हैं हम हिंदी हिंदी पर पहुंच चुके हैं, तो हिंदी पर पहुंच जाए और अमीर खुसरो का नाम ना आए, ये तो गलत बात है। तो हिंदी के बारे में हम आगे देखेंगे कि अमीर खुसरो ने क्या कहा। तो अमीर खुसरो की बात की जाए, अमीर खुसरो, हेडिंग डालिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इनका समय सीमा रही है 1253 से 1325 तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है, समय सीमा इनकी ये है। और अमीर खुसरो का मूल नाम था, अब मूल नाम की बात की जाए, मूल नाम की, तो इनका मूल नाम था अबुल हसन या अब्दुल हसन। क्या था, देखिए अबुल हसन, अबुल हसन या फिर अब्दुल हसन, अब्दुल हसन, इनका ये मूल नाम है। अमीर खुसरो ने सबसे पहले क्या किया कि भाषा, जो शब्द जहाँ पर भाषा देखने को मिलता है, अमीर खुसरो ने भाषा के स्थान पर, भाषा शब्द की बात कर रहा हूँ मैं, भाषा नहीं, भाषा शब्द, भाषा शब्द के स्थान पर, भाषा शब्द के स्थान पर हिंदी या हिंदवी, किसका, हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया अमीर खुसरो ने ही। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है ये, सबसे पहले किसने किया, तो अमीर खुसरो ने, ठीक है। फिर अमीर खुसरो ने ही, किसने, अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटा, एक गयासुद्दीन तुगलक नामक शासक था, उसका बेटा, उसे व्याकरण का यानी हिंदी या फिर फारसी शब्दकोश के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने के लिए एक रचना की, उसका नाम है खालिक बारी। हम खालिक बारी रचना देखते हैं। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी शब्दकोश या हिंदी कोश की रचना की। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात ये आती है कि सर ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर तो कुछ पता नहीं चल रहा कि हिंदी के बारे में क्या हो। लेकिन पहले से पता, इस प्रश्न से पता चल रहा है कि सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया गया। इस ग्रंथ में किसकी बात कर रहे हैं हम, खालिक बारी की। तो इस ग्रंथ में हिंदवी शब्द एवं हिंदी शब्द क्रमशः, मतलब क्रम की बात हो रही, क्रमशः 30 बार और ये है 5 बार, ये 5 बार, और हिंदवी शब्द 30 बार है और हिंदी शब्द 5 बार प्रयोग में आया। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, फारसी शब्दकोश की बात है, उसका नाम था खालिक बारी। क्या था, खालिक बारी नामक एक शब्दकोश की रचना की। और किस लिए, हिंदी की शिक्षा देने के लिए, हिंदी का ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए उसे, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, उसके लिए ही खालिक बारी की रचना की। अब हिंदवी शब्द तो हमारा 30 बार हो गया और हिंदी 5 बार देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधा पता चल गया होगा कि हिंदवी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो ने। अब आगे अमीर की उपाधि ने किसने दी, ये देख लेते हैं। तो जलालुद्दीन, सभी ने नाम सुना होगा, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी,
खिलजी ने इन्हें अमीर की उपाधि दी। किसकी? अमीर की उपाधि, अमीर की उपाधि दी थी। ठीक, यहाँ से ये कंप्लीट होता है हमारा अमीर खुसरो के बारे में। अब अमीर खुसरो इतना ही नहीं है, अमीर खुसरो को जनक, अब अमीर खुसरो किस किस चीज के जनक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनक में है सबसे पहले तो कि खड़ी बोली के जनक। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि खड़ी बोली का जनक कौन है? किसका? खड़ी बोली का। तो खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो है। ठीक है, फिर बात आती है मुकरिया, मुकरिया, मुकरियों का, मुकरियों का जनक, मुकरियों का जनक है। ठीक है, फिर तीसरा होता है गजल का, सॉरी गजल, गजल का जनक। फिर चौथा आता है हमारा ढकोसले, ढकोसले, ढकोसले का जनक। फिर अगला आता है यहां से पहली, पहेली का जनक, पहेली का जनक भी नहीं माना जाता है। मुकरिया हो गया, गजल हो गया, ढकोसले हो गया और पहेली का जनक हुआ। और दो शकुने, दो शकुने, दो शकुने का जनक। इन्हें तबले का जनक भी माना जाता है, तबले का जनक। तो ये सभी इनका आविष्कार जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया ऐसा माना जाता है। अब मुकरिया क्या होती है? मुकरिया, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। मुकरियों का मतलब होता है मुकर जाना। उसका जवाब तो उसी में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? मुकर जाना, किसी बात से मुकर जाना। जैसे है एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ आपको अभी इसके बाद में। और गजल का होता है ये प्रेम आख्यानक गीत होते हैं, प्रेम आख्यानक, आख्यानक गीत होते हैं। प्रेम आख्यानक गीत किस टाइप के होते हैं? इसमें क्या होता है, पुरुष स्वयं को, जो पुरुष है वो स्वयं को तो पुरुष मानता है। ठीक है, जो भी है इसमें समझिए आप, प्रेमी मानता है, स्वयं को प्रेमी मानता है पुरुष। और प्रेमिका हो जाता है इसमें ईश्वर, ईश्वर को प्रेमिका मानकर ये आराधना करता है। तो प्रेम आख्यानक गीत गजल इस तरह से होता है। और अगला है ढकोसले। ये ढकोसले होते हैं हास्य पद, हास्य पद, हास्य पद होते हैं। मतलब इनको सुनकर या हंसी आ जाती है, तो ये हास्य पद होते हैं। और पहली होती है, इसमें होता है इसी का जवाब देना या उत्तर देना, उत्तर या जवाब देना, ये होती है पहली। फिर दो शकुने, दो शकुने होते हैं। इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं, दो प्रश्न पूछे जाते हैं, दो प्रश्न, और दोनों ही दो प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों का एक ही जवाब होगा, दोनों का एक ही जवाब होता है। तो यहां पर इतने प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि मुकरियों का जनक कौन है, गजल का जनक कौन है, ढकोसलों का जनक कौन है, पहेली का जनक कौन है, दो शकुनों का जनक कौन है और तबले का जनक कौन है और सितार का जनक के बारे में है। लेकिन सितार आप छोड़िए, इतना कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ में आया आप सभी को। अब हम आगे बढ़ते हैं और मुकरियों के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि मुकरिया होती क्या है। तो देखिए इधर वो समझिए, मुकरियों का होता है कि मुकर जाना, एक तरह से तो मुकर जाना, लेकिन उसी में उसी का उत्तर छिपा होता है। तो किस तरह से उत्तर छिपा होता है वो हम देखेंगे। अब इस मुकरिया हैं कि सारी रात मोही संग जागा। देखिए कि सारी रात मोही संग जागा, भोर भई तब बिछुड़न लागा, मोही संग जागा। और भोर यानी सुबह की बात हो रही है यहाँ पर कि भोर भई तब बिछुड़न लागा, बिछुड़न
बिछुड़न लागा। और वाके बाद में वाके बिछुड़त हिया फाटे, हिया यानी हृदय की बात हो रही। वाके बिछुड़त हिया फाटत, हिया फाटत। क्यों सखी साजन, क्यों सखी साजन, साजन ना सखी दिया। तो यहाँ पर ये मुक्रियाँ हैं। जैसे यहाँ पर दो आशय हो सकते हैं, हमारे दो अर्थ निकल सकते हैं। पहला अर्थ है यहाँ पर कोई नवोड़ा स्त्री है, नवोड़ा के संदर्भ में हम जिसका नया नया ब्याह हुआ है उसके संदर्भ में देखते हैं। तो उसका पति हो सकता है कहीं भी रोजगार के लिए दूर दूर दराज जा रहा, कहीं दूर देश में जा रहा हो, उससे दूर जा रहा है। सुबह सुबह की ये भोर की सारी रात मोही संग जागा, मतलब सारी रात तो उसके साथ रहता है, वो जागता है, उससे मीठी मीठी बातें करता है, प्रेम संबंधी बातें करता है। और जब सुबह की बात हो रही, मतलब सुबह की जब उषा का समय है, तो भोर भई मतलब सुबह जब जाता है वो, या फिर हो सकता है कहीं जॉब कर रहा हो, जॉब पे जा रहा हो, अपनी ड्यूटी पे जा रहा हो, तो वाकई बिछुड़त हिया फाटत, मतलब उसका जो प्रेमी है, प्रेमी के दूर जाने पर जो प्रेमिका है उसका हृदय व्याकुल हो जाता है, वो वियोग की स्थिति में है कि वाकई बिछुड़त हिया फाटत क्यों सखी साजन। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा क्यों सखी साजन, है ना, क्यों सखी साजन मतलब साजन है। तो यहाँ पर हमारा एक एक तो ये कि दूर जाने पर, किसके, साजन के दूर जाने पर, उसके प्रेमी के दूर जाने पर अर्थ ग्रहण हो रहा है यहाँ पर। और दूसरा है ना सखी दिया। अब दूसरा क्या है, जैसे एक स्त्री है, अब स्त्री है, उसकी शादी हुई है, अब पता चला है कि सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, तो उस संदर्भ में उसे आलसी टाइप की होगी, अब उसे काम करने में दिक्कत आ रही हो। तो इसलिए यहाँ पर यदि सुबह सुबह ना सखी दिया, मतलब सुबह सुबह क्या होता है, जब भोर हो जाती है तो दिया बुझा दिया जाता है, दिया बुझाना, बुझाना, ठीक है, बुझाना। तो यहाँ पर दिया बुझा दिया तो उठना जरूरी है, फिर उसके बाद बोलो उठना पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में यहाँ पर ना सखी दिया, ना सखी साजन, ना सखी दिया। तो दो अर्थ यहाँ पर ग्रहण हो रहे हैं, पहला ये और दूसरा दिया। दिया मतलब दीपक के संदर्भ में बात हो रही है कि दीपक बुझा दिया और काम में जुट जाओ, तो ये हो गया। अब गजल के बारे में बात हो गई। अब गजल तो आप सबको पता ही होगा। फिर ढकोसले की, ढकोसले होते हैं, दूसरा है ढकोसले। ढकोसले किस तरह के होते हैं, एक बार अमीर खुसरो पानी की प्यास लगती उन्हें, तो पानी पीने जाते, तो एक कुएं पर 4 स्त्रियां पानी भर रही थी। अब उन 4 स्त्रियों ने अमीर खुसरो को 4 शब्द दिए, प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि खुसरो तुम्हें पानी तो तभी पिला सकते हैं जब तुम एक ढकोसला बना के सुना दो हमें। तो अमीर खुसरो जी ने कहा, बोले ठीक है आप शब्द दीजिए हमें, हम बना देंगे। तो उन्होंने शब्द दिया था, 4 शब्द उन्होंने दिए थे कि चरखा है पहला शब्द, दूसरा है खीर, कुत्ता और ढोल, ठीक। तो ये 4 शब्द हैं यहाँ पर। तो इन्हें 4 स्त्रियों ने अपने अपने शब्द दिए। तो अमीर खुसरो जी किस तरह से इसके बारे में बताते हैं कि खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया खीर, आया कुत्ता खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजाई, तू बैठी ढोल बजाई। तो ये इस तरह से हास्य पद होते हैं ढकोसले। तो ढकोसले के बारे में ये हमें यहाँ से जानकारी मिलती है किस तरह से ढकोसले होते हैं कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया खीर, तू बैठी ढोल बजाई। तो इस तरह से ढकोसले होते हैं। फिर अगला है पहेली। पहेली, पहेली में किस तरह से पहेलियां होती है, देखिए अब कि सावन भादो खूब चलत है, सावन भादो खूब चलत है, माघ पूस में थोरी, माघ पूस में थोरी, था इड़ा थोरी, ठीक है, थोड़ी। अमीर खुसरो यूं कहे, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो यूं कहे,
तू बूझ पहली मोरी। तो इसमें ये पहली है। अब पहली इसमें देखिए, पहली का जवाब, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसको बूझना होता है और जवाब है इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मोरी। मोरी यानी नाली, नाली। तो सावन भादों में बरसात खूब बरसात होती है, तो बरसात के कारण नालियों में पानी भी ज़्यादा हो जाएगा। जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो खूब चलेंगी ना, तो सावन भादों में क्या होता है, पानी खूब हो जाता है। तो जब लबालब नालियाँ जाती है तो उसी के ऊपर इन्होंने कहा था कि सावन भादो खूब चलत है माघ पूस में। अब जैसे अब ठंड का टाइम है, ठंड का समय है, तो अब माघ पूस चल रहा, पूस का महीना निकल गया है। तो माघ पूस में क्या होता है कि जो नालियाँ होती है, अब बरसात खत्म हो गई तो बरसात के बाद पानी कम हो जाता है नालियों में, तो माघ पूस में थोड़ी तो धीरे धीरे नीचे उतरता है, उसका जल स्तर घटने लगता है। तो अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहली मोरी, तो इसका क्या होगा, मोरी या नाली। तो ये होती है हमारी पहेलियाँ। वो पहेलियों के संदर्भ, यदि इसके विषय में और वीडियो चाहिए तो बताना दोस्तों, मैं इसमें और वीडियो बनाऊंगा जो पहेली और दो शकुनों से ही संबंधित रहेंगे सारे। उसमें एग्जाम्पल हमें इसके विषय में ही बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं दो शकुनों की। दो शकुने, इसमें होता क्या है, दो शकुनों में दो प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन दोनों का जवाब एक जैसा होता है। किस तरह से, देखिए अब पहला, जूता पहना ना गया। दूसरा है इसमें, समोसा खाया ना गया। अब इसका उत्तर क्या होगा, अब इसका उत्तर होगा हमारा, क्योंकि तला ना था। यदि समोसे को हम तेल में फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तलेंगे, तो कोई खा सकता है क्या, नहीं खा सकता। यदि जूते में तला नहीं हो, जो पैर होता है हमारा, पैर के नीचे जब जूते पहनते हैं तो जूते में नीचे तला होता है, यदि तला ना हो तो कोई जूता पहनेगा, नहीं पहनेगा। तो इसका क्या है, एक ही जवाब है दोनों का, तला ना था। अब दूसरा देखिए इसमें, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। इन तीनों का एक ही जवाब होगा और वो होगा आपका उत्तर सीधा सीधा। देखिए, पान सड़ा क्यों, जो पनेड़ी होता है पान को पलटता ही रहता है, बैक टू बैक उसे ऐसे पलटता रहता है, ठीक है। तो पनेड़ी क्या करता है, पलटना या फेरना। इसका क्या हो जाएगा हमारा जवाब, पलटना या फेरना, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है। तो इस तरह से दो शकुने होते हैं। एक और देख लीजिए, तो पान सड़ा क्यों, ठीक है। यदि पान को नहीं पलटेगा पनेड़ी तो क्या करेगा, पान को यदि नहीं पलटा गया तो वो सड़ जाएगा। और यदि रोटी जली क्यों, यदि रोटी को नहीं फेरेंगे, नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी। और घोड़ा अड़ा क्यों, सामने ये दीवार है, यहाँ से घोड़ा जा रहा है, यदि उसे इधर नहीं मोड़ेंगे, नहीं फेरेंगे तो क्या होगा, नहीं पलटेंगे तो क्या होगा, अड़ेगा ना। तो इसलिए घोड़ा अड़ा क्यों। तो ये होते हैं दो शकुने। अब एक और देख लीजिए, गधा उदासा क्यों, पंडित प्यासा क्यों। अब इन दोनों का भी एक ही उत्तर होगा। तो इसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा, लोटा ना था। मतलब लौटने से संबंध है कि गधा क्यों उदास हो गया, क्योंकि गधे को अपने स्थान पर भी अच्छा लगता है जहाँ पहले था। तो इसलिए ये हो गया इसका कि लोटा ना था, गधा लोटा ना था। और पंडित प्यासा क्यों, अब पंडित के पास भी लोटा ना था, इसलिए इस दोनों के जवाब क्या हो जाएंगे हमारे, लोटा ना था। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों को इसके बारे में और जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद।